आज हम शुरू करेंगे क्लास 9 साइंस का लेसन 4 परमाणु संरचना। इसके पहले हम लोगों ने पिछले लेसन में परमाणु क्या होता है और अणु क्या होता है ये पढ़ चुके हैं, और यह भी पढ़ चुके हैं कि ये आपस में संयोग करके कैसे यौगिक बनाते हैं। अगर आपने नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो आप जा कर के हमारे वीडियो लेक्चर को देखें, परमाणु और अणु पाठ में। चलिए तो आगे हम लोग शुरू करते हैं परमाणु संरचना को। यहाँ हम देख रहे हैं कि अच्छा, ये तो आपको पता है ना परमाणु क्या होता है, वहाँ तो बताया गया था, लेकिन चलिए एक बार आपको रिवाइज कर देते हैं। परमाणु पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है। ये हम पिछले लेसन तक पढ़े हैं, और यह सिद्धांत दिया था डाल्टन ने। डाल्टन परमाणु सिद्धांत के अनुसार यही बात है। डाल्टन परमाणु सिद्धांत के अनुसार यही बात है कि परमाणु सबसे सूक्ष्मतम कण है, वह अविभाज्य है, अविभाज्य, उसको वही ड्रॉप करते हैं। अब हम अभी जो परमाणु की संरचना है उसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम परमाणु को देख रहे हैं, ये हमारा परमाणु है, ये जो परमाणु है, ये पिक्चर परमाणु है। इसमें हम देख रहे हैं कि इसके दो भाग हैं। एक बीच में ये वाला भाग है जिसमें दो प्रकार के कण हैं, एक लाल वाला न्यूट्रॉन है और एक नीला वाला प्रोटॉन है, और ये दोनों एक जगह हैं। इसको हम इस जगह को नाभिक कहते हैं। नाभिक क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। तो यह जो है ना, यह परमाणु का नाभिक वाला भाग है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। और इसके बाहर आप देख रहे हो एक इलेक्ट्रॉन है हरे रंग का, जो कक्षाओं में है। ये कक्षाएं उसकी, एक ये कक्षा है, ये कक्षा है, तो ये कक्षाएं हैं। तो कक्षाओं में ना इलेक्ट्रॉन है, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन है। तो दो भाग हो गए, एक तो नाभिक हो गया, दूसरा कक्षाएं हो गई, कक्षाएं। फिर से देख लें, ये इसका नाभिक हो गया, नाभिक, और ये इसकी कक्षाएं हो गई, ये और ये क्या हो गई? कक्षाएं। ये कक्षाएं हो गई। तो नाभिक हो गई और कक्षाएं हो गई, दो भाग हो गए इसके। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया, ये नाभिक में हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ना कक्षाओं में चली गई। यहाँ तक तो कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक आप समझ रहे हैं? यहाँ तक आपको ये समझना है कि परमाणु में तीन मूल कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, और उसमें से दो मूल कण नाभिक में रहते हैं और एक कण कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है, कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इनकी प्रकृति को थोड़ा हम जान लें। तो जो नाभिक में प्रोटॉन रहते हैं ना, वो धन चार्ज हैं, इनके ऊपर धन चार्ज रहता है, और जो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना, उनके ऊपर ऋण चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, चार्ज में नहीं, आवेश। तो ये दोनों जो होते हैं ना, आपस में संख्या में बराबर होते हैं। कौन? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से प्रोटॉन यानी कि धन आवेश और इलेक्ट्रॉन मतलब ऋण आवेश आपस में बराबर होने के कारण पूरे परमाणु पर
कोई चार्ज नहीं आता। यह परमाणु ऊपर से कैसा दिखता है? उदासीन दिखता है, उदासीन। परमाणु उदासीन होता। परमाणु कैसा होता? परमाणु उदासीन होता, उदासीन होता, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको हम यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। ये हमने परमाणु के बारे में पढ़ा, लेकिन जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा था पिछले लेसन में कि परमाणु अविभाज्य है। परमाणु अविभाज्य है, किसने कहा था? परमाणु अविभाज्य है, डाल्टन साहब ने कहा था। और यहाँ देख रहे हैं कि यह तो 3 कणों में बटा हुआ है। यह किसका कॉन्सेप्ट है? इस हम यहाँ किसको पढ़ रहे हैं? तो यहाँ हम बोर को पढ़ रहे हैं, नील्स बोर को पढ़ रहे हैं, नील्स बोर को पढ़ रहे हैं। नील्स बोर के हिसाब से ये रचना हम पढ़ रहे हैं, लेकिन डाल्टन के हिसाब से नहीं पढ़ रहे हैं। डाल्टन का हिसाब तो अलग है। डाल्टन के हिसाब से तो परमाणु अविभाज्य है। तो जो संरचना हम यहाँ देख रहे हैं ना, ये जो संरचना हम देख रहे हैं, यह संरचना शुरू से ज्ञात नहीं थी। शुरू में परमाणु कैसा होता है इसके बारे में अलग अलग लोगों ने विचार दिए, और उन विचारों में जो शुरुआत हुई पहले, उसे हम देखते हैं कि कहाँ से शुरू हुई। तो सबसे पहले हम वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से परमाणु की रचना के बारे में वैज्ञानिकों ने बताना शुरू किया। यह तो आज की परिकल्पना है, आज की स्ट्रक्चर है, समझ में आ रहा है ना? यह परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बटा होता है या उनसे बना होता है, ये तो नील्स बोर के समय की कल्पना है। उसके पहले ऐसा नहीं था। तो पहले कैसा था? पहले कैसा लोग सोचते थे कि परमाणु कैसा होता है, जरा उसको देखते हैं। तो परमाणु के बारे में सबसे पहला मॉडल थॉमसन ने दिया। थॉमसन ने बताया कि परमाणु कैसा होता है। उसने बताया कि जो परमाणु होता है ना, वो धन चार्ज का बना होता है। कैसा होता है? धन चार्ज का। जैसे ये पूरा धन चार्ज का बना हुआ, ये लाल वाला भाग धन चार्ज का बना हुआ, और उसमें जगह जगह ऋण चार्ज, जैसे ये है, ये है, ये है, यानी कि इलेक्ट्रॉन उसमें जगह जगह पड़े रहते हैं, और इस तरीके से वो दोनों मिलकर के इसे उदासीन बनाते हैं। और इसकी तुलना उन्होंने वाटरमेलन से की, वाटरमेलन से यानी तरबूज से किया। और जैसे कि तरबूज में आप देखते हो एक लाल वाला भाग होता है, रेड वाला, ये जो हिस्सा है इसे खाया जाता है। वास्तव में यही पार्ट असली है। तो उन्होंने कहा ये तो पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये दिख रहा है ना, ये पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है, धन चार्ज से बना हुआ है। और जो बीज आपको जगह जगह काले काले दिखाई दे रहा है, उन्होंने कहा ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसमें धंसे हुए हैं। तो मूल बॉडी को उन्होंने कहा कि ये धनावेशित है और इलेक्ट्रॉन बीच बीच में है। यह थॉमसन का परमाणु मॉडल है। समझ में आया क्या? हाँ, तो चलो ठीक है, अब थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको रदरफोर्ड साहब दिखेंगे। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, परमाणु मॉडल दिखेगा। उनको इस बात से संतुष्टि नहीं हुई कि ऐसे भी कोई रचना होती है। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मैं इसे नहीं मानता। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट उनका क्या था? अल्फा कण
अल्फा कण लिया, अल्फा कण। अल्फा कण क्या होता है? तो अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है। हीलियम एक तत्व है, हीलियम का नाभिक होता है। नाभिक में क्या होता है? तो इसका इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दिया जाए, आपने देखा ना नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सिर्फ धन चार्ज। तो हीलियम का नाभिक मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि उन्होंने हीलियम जो लिया ना उस पर 2 धन चार्ज वाला हीलियम लिया, धनावेशित कण लिया, और उसको सोने की पन्नी पर, सोने की पन्नी लिया, सोने की पन्नी गोल्ड की, और उस पर इन्होंने उसकी बौछार कराई। क्या कराई? बौछार। और जब बौछार कराया तो देखा कि अधिकतर तो निकल गए और कुछ हल्का एक आध मुड़े, दूसरे तरफ मुड़ गए, एक एंगल पे मुड़ गए, और 12,000 में से लगभग 1 गए और अपने ही तरफ वापस आ गए। ये क्या है? हीलियम के कण है, अल्फा कण है, ये अल्फा कण है, हीलियम का नाभिक वाला कण। तो जो वापस आ गए और जो निकल गए उनके बारे में इस क्रियाकलाप से एक निष्कर्ष उन्होंने निकाला। फिर से सुनिए उन्होंने क्या किया। अल्फा कण लिया, वो धनावेशित कण है, हीलियम के नाभिक हैं। सोने की पन्नी ली, उस पर उन्होंने बमबारी की, ऐसा डाला, ऐसा डाला, ये कण गए, इसके पार निकल गए, और गए, इसके पार निकल गए, बहुत सारे तो इसके पार सीधे सीधे निकल गए, लेकिन कुछ ने क्या किया ना, अपने डायरेक्शन को मोड़ा, जैसे इधर मुड़ गया और इधर मुड़ गया। तो ये क्यों मुड़ रहा है? उन्होंने कहा कि ये जो धन कण जा रहा ना, ये अल्फा कण जा रहा ना, ये अल्फा कण जा रहा है, तो इसको रास्ते में कोई नहीं मिल रहा तो ये सीधे निकल जा रहा है, यहाँ रास्ते में कोई नहीं मिल रहा तो ये सीधे निकल जा रहा है। और जब धन और धन नज़दीक आ रहे हैं तो ये समान आवेश, एक चीज़ और सीख लीजिए, समान आवेश से एक दूसरे पर प्रतिकर्षण करते हैं। तो धन एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, तो ये धन इसके कारण से मुड़ रहा है, यानी कोई ना कोई धन चार्ज इसके आसपास है। इसके मुड़ने का मतलब हो गया कि कोई ना कोई धन कण उसके आसपास है। और यहाँ से जाके लौटने का क्या मतलब हो गया? लौटने का मतलब हो गया कि उसके रास्ते में ही कोई ना कोई धन कण है। तो उन्होंने इसके आधार पर एक निष्कर्ष निकाला। वो क्या निकाला कि अधिकतर कण निकल गए, अधिकतर कण निकल गए सीधे। तो उन्होंने कहा कि खाली स्थान है, अधिकतर भाग क्या है? खाली है। कुछ मुड़े मतलब धन भी है, धन भाग भी है, क्योंकि जो जा रहा है वो धन है, और धन जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो मुड़ेगा नहीं। और एकाध वापस आया, इसका मतलब धन भाग बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। कौन? धन भाग। ये उन्होंने निष्कर्ष निकाला। किसने? रदरफोर्ड ने, कि परमाणु में एक धन भाग है। अब इसे हटाएं, चलिए। उन्होंने कहा परमाणु में एक धन भाग है जो बहुत छोटा है, और बाकी ढेर सारा खाली स्थान है, ढेर सारा खाली स्थान। और जो धन भाग है ना वो बहुत ही कम एरिया में है, तुलनात्मक जहां तक परमाणु की का इम्पैक्ट है, प्रभाव है, वहां से लेके और उसका जो न्यूक्लियस है जहां पे धन भाग है वो बहुत छोटा है। तो यहां से ना धन पार्टिकल का खोज हुआ। यहां पे किसका खोज हुआ? धन पार्टिकल का रदरफोर्ड ने खोज किया। तो यहां पे आपको रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पता चला। चलिए, और उन्होंने इसके बाद से एक कंसेप्ट दिया, सिद्धांत दिया। क्या दिया? कहा धन भाग बहुत कम जगह में है, बीच में है,
ऋण भाग जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसा चक्कर लगाते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद बोर साहब को ऐसा लगा कि भाई ये तो सही है कि धन भाग बीच में है, ऋण उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, गोल गोल कक्षाओं में घूम रहे हैं। तो अगर गोल गोल कक्षाओं में घूमेंगे, निश्चित कक्षाओं में घूमेंगे, निश्चित कक्षाओं में घूमेंगे, निश्चित कक्षाओं में घूमेंगे, तो भाई ये इस कक्षा में घूमने के लिए ना इनके ऊपर एक आकर्षण बल लगना चाहिए। ऋण पे लगेगा भी, ये ऋण है, ये ऋण है, ये धन है, इनके बीच तो आकर्षण बल लगेगा। और जब आकर्षण बल लगेगा तो ऊर्जा का क्षय होगा, और ऊर्जा का क्षय होगा तो ये घूमते 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 इसकी कक्षा छोटी होती जाएगी और अंत में इस नाभिक में गिर जाएगा और इसका अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं। तो इसके लिए बोर साहब ने, निल्स बोर ने एक नया मॉडल दिया कि ये जो इनकी कक्षाएं हैं ना, वो ऐसी कक्षा है जो निश्चित है और जिसमें घूमने से ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती, ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती, ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। और तब जाके बोर मॉडल आया, बोर मॉडल, परमाणु का बोर मॉडल आया, और वही हम आगे पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे अगर हम आ जाएं तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? परमाणु का बोर मॉडल पढ़ रहे हैं। ये हमारा परमाणु का बोर मॉडल है। अब इससे अगर हम कंटिन्यू करें तो पाएंगे कि फिर से रिवाइज कर देते हैं कि यहाँ पे एक नाभिक होता है, ये कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जिसमें से ऊर्जा उत्सर्जित नहीं होती है। और ये जो नाभिक है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इसका जो परमाणु का भार है ना, भार, यह पूरा भार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भार के कारण से है। इलेक्ट्रॉन का भार नहीं होता, नगण्य मान लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन का कोई भार नहीं होता, होता है लेकिन नगण्य मान लिया जाता है। तो पूरा परमाणु का भार किसके कारण से है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण से है। तो इसको बोला गया द्रव्यमान संख्या। क्या बोला गया? द्रव्यमान संख्या। आपकी किताब में है, किताब खोल के बैठेंगे तो आपको दिखाई देगा, समझ में आएगा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को ना द्रव्यमान संख्या कहा गया। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जैसे यहाँ पे किसका है ये उदाहरण? कार्बन का। तो 6 है, तो 6 प्रोटॉन हो गए प्लस 6 न्यूट्रॉन हो गए, तो ये द्रव्यमान संख्या कार्बन की कितनी हो गई? 12U। कितनी हो गई? 12U। 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन बराबर 12U, ये द्रव्यमान संख्या हो गई। तो एक आपने सीखा द्रव्यमान संख्या। क्या सीखा? द्रव्यमान संख्या। यहीं से एक चीज और सीखिए, वो क्या? वह है परमाणु संख्या। अब परमाणु संख्या क्या होती है? परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। तो जो परमाणु संख्या होती है ना, वो होती है नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की जितनी संख्या होती है ना, वही क्या होती है? परमाणु संख्या होती है। जैसे इसमें कितने प्रोटॉन है? तो 6, तो परमाणु संख्या कितनी हो गई? 6। द्रव्यमान कितनी संख्या हो गई? 12। तो द्रव्यमान संख्या 12 और परमाणु संख्या 6। ठीक, चलो। अब हमारा परमाणु संख्या हो गया, द्रव्यमान संख्या हो गया। अब यहाँ से एक और नए शब्द आपको मिलेंगे जब आप पढ़ रहे होंगे किताब को, तो पाएंगे समस्थानिक एक शब्द मिलेगा, समस्थानिक। देखो भाई, समस्थानिक एक्चुअली जो ये प्रोटॉन की संख्या है ना, वो फिक्स है।
ये कम अधिक नहीं हो सकता किसी भी परमाणु में। और अगर वह उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी फिक्स है, वो भी कम अधिक नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ बदल सकता है, किसी किसी में बदल जाता है, और वह है न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या बदलती है कभी कभी किसी परमाणु के एक ही तत्व के किसी परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कुछ कम हो जाएगी और कुछ किसी में अधिक हो जाएगी। ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? अगर न्यूट्रॉन की संख्या बदल रही है तो क्या हो रहा है? तो न्यूट्रॉन में भार होता है, ये आप जानते हो। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों में भार होता है। तो न्यूट्रॉन में भार होता है तो यह भार को प्रभावित करेगा, परमाणु के भार को प्रभावित करेगा। तो परमाणु के भार को प्रभावित करने से अगर एक ही तत्व है, मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन है, इसमें एक न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन नहीं, एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, क्या है? एक प्रोटॉन। तो इसका द्रव्यमान कितना होगा? 1 U। इसी हाइड्रोजन में चलो एक चीज़ और आ गई, एक प्रोटॉन के साथ एक न्यूट्रॉन आ गया, तब दोनों का भार कितना हो गया? 2 U। और चलो इसी हाइड्रोजन में ना एक और न्यूट्रॉन आ गया, तो प्रोटॉन के साथ एक और 2 न्यूट्रॉन आ गए, तो कितना हो गया? 3 U। तो फिर तो हाइड्रोजन के भार तो बदल जाएंगे भाई, संख्या तो वही है, क्योंकि प्रोटॉन तो नहीं बदल रहा ना, प्रोटॉन तो वही है। देखो 1 1 1। तो अभी हमने बताया था परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉन की संख्या, तो सबका तीनों का संख्या परमाणु संख्या होगी 1, और द्रव्यमान संख्या हो जाएगी 1 2 3। और ऐसा हाइड्रोजन के साथ होता भी है, किताब में पढ़िएगा। तो आप समझ लीजिए कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हो जाते हैं, क्योंकि अब समस्थानिक किसे कहेंगे? परमाणु भार समान हो गया, परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या समान है, समान। चलो भाई, किसका? एक ही तत्व के परमाणुओं में परमाणु संख्या समान होगी ही होगी, वो है। और भार अलग अलग हो गए, एक परमाणु का भार 1 U, दूसरे परमाणु भार 2 U, तीसरे का परमाणु भार 3 U। तो कुल मिला के क्या हो गया? एक ऐसा हाइड्रोजन बना जिसके 3 रूप हैं, एक का भार अलग है, दूसरे का भार अलग है, तीसरे का भार अलग है। ऐसे तत्वों के, एक ही तत्व के परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। तो ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हो गए। पहले को बोलते हैं प्रोटियम, दूसरे को बोलते हैं ड्यूटेरियम, और तीसरे को बोलते हैं ट्राइटियम। ये किताब में पढ़ के और क्लियर कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। हो गया? समझ में आया क्या? फिर से देखिए, किसी भी परमाणु में प्रोटॉन नहीं बदलेगा, किसी भी परमाणु में प्रोटॉन नहीं बदलेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं बदलेगा, बदलेगा तो न्यूट्रॉन बदलेगा। हाइड्रोजन का उदाहरण ले तो अगर हाइड्रोजन है तो इसमें एक प्रोटॉन होता है, इसका भार 1 U होता है। अगर ऐसा हाइड्रोजन हो जिसमें एक प्रोटॉन तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में एक न्यूट्रॉन भी आ जाए, तो इसका भार 2 गुना हो जाएगा ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के, तो ये हो गया 2 U। और फिर एक और न्यूट्रॉन आ जाए हाइड्रोजन में, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर 3 U। तो इस हाइड्रोजन को बोलेंगे प्रोटियम, P से व्यक्त करेंगे। इस हाइड्रोजन को बोलते हैं ड्यूटेरियम, D से व्यक्त करेंगे।
और इस हाइड्रोजन को बोलते हैं ट्राइटियम T से व्यक्त करेंगे। और इसको हम दिखाते कैसे हैं, 1p1 1d2, क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन हो गया, इसका भार 2 हो गया, और 1t3। चलो, कोई दिक्कत होगी आप हमसे व्हाट्सएप पे बात करना। अब एक चीज और बच गया, समभारी। अब समभारी क्या होता है? तो समभारी जो होता है ना, वह होता है अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के संबंध में भार समान होना है और परमाणु संख्या भिन्न। परमाणु संख्या भिन्न और परमाणु भार समान। यह किसका हो सकता है भाई? परमाणु संख्या भिन्न हुई तो तत्व ही बदल जाएगा। तो ये तो परमाणु संख्या ही तो तत्व की पहचान है, तो तत्व बदल जाएगा, तो तत्व अलग अलग हो गया। और परमाणु भार समान इसलिए हो गया क्योंकि न्यूट्रॉन किसी का बढ़ गया तो भार समान हो गया। तो जिसका परमाणु भार समान रहता है और जिसका परमाणु संख्या भिन्न होती है, ऐसे दो अलग अलग तत्वों के परमाणुओं को समभारी कहते हैं। उदाहरण के रूप में समझ लेते हैं, जैसे कैल्शियम है, Ca कैल्शियम, इसकी संख्या होती है 20 और आर्गन है, इसकी संख्या होती है 18। परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है। चलो, अब इनके इसका परमाणु भार होता है 40 और इसका परमाणु भार भी होता है 40। तो भार तो बराबर हो गए, संख्या अलग अलग है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? समभारी। चलिए, ये भी खत्म हो गया। अब आपके सामने एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बचा हुआ है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो है संयोजकता। क्या है? संयोजकता। संयोजकता क्या होती है भाई? किताब में आप देखेंगे तो पाएंगे। तो बोर साहब जब इस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण बता रहे थे कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है, पहली कक्षा में कितने रहेंगे, दूसरी कक्षा में रहेंगे कितने इलेक्ट्रॉन, और अगर तीसरी कक्षा भी बन गई तो उसमें कितने रहेंगे, चौथी कक्षा में कितने रहेंगे। तो उन्होंने इसके लिए एक सिद्धांत दिया था, कहा था 2n²। यह क्या है? 2n² का मतलब हो गया कि जिस कक्षा में हम इलेक्ट्रॉन की संख्या जानना चाहते हैं कि कितने रहेंगे, उसको हम n मान लें। जैसे पहले में अगर हम जानना चाहते हैं इसमें, तो इसकी संख्या क्या हो गई? 1। तो इसमें 2 का गुणा कर दे और इसका वर्ग कर दे, तो कितना हो जाएगा? 2। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। दूसरी कक्षा में अगर n बराबर, ये दूसरी का हो गया, तो दूसरी का मतलब n बराबर 2। तो n बराबर 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे n मतलब 2 का वर्ग, तो 2 दूनी के 4, दूनी 8, बराबर कितना हो जाएगा? 8। ऐसे ही तीसरी में जाएंगे तो तितली का 9, 9 दूनी 18, 18 हो जाएंगे। तो इस तरह से बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होगा, ये उन्होंने बताया था। साथ में एक चीज़ और बताई थी कि सबसे बाहरी कक्षा में, अगर मान लीजिए यही इसका सबसे बाहरी कक्षा है, तो सबसे बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते।
8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं हो सकते। ये कंडीशन थी उनकी। तो फिर संयोजकता से क्या संबंध है इसका? तो उन्होंने अब संयोजकता यहाँ पे ऐसे समझे कि बाहरी कक्षा में परमाणु चाहता है कि हमारे 8 इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन सब में तो रहेंगे नहीं रहेंगे। कहाँ तक रहेंगे? तो 1 से लेके 7 तक। ठीक, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, 5, 6, 7, 8, 7 तक हो सकता है। 8 हो जाएगा तब तो कोई बात ही नहीं है, वो तो हो गया। जिसमें भी 8 हो गया उसकी संयोजकता 0 हो गई। मतलब उससे अधिक तो इसके बाहरी कक्षा में होंगे ही नहीं, तो अब इससे किसी से संयोग ही नहीं करेगा। संयोजकता मतलब संयोग ही नहीं करेगा। 8 चाहिए था, 8 है, तो वो किसी से उसको संयोग करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसका संयोजकता 0 हो गई। संयोजकता 0। और जिसमें भी 1 से 7 तक है उनकी संयोजकता होगी। अब वो संयोजकता कैसे होगी? तो संयोजकता होगी 8 पूरा करने की कोशिश में। सबको चाहिए, इसको भी चाहिए कि हम 8 हो जाए, इसको भी चाहिए कि हम 8 हो जाए। इस प्रयास में ना 2 तरीके अपनाता है परमाणु। एक तरीका ये अपनाता है कि वो लेन देन करता है। क्या करता है? लेन देन। या तो ले लेगा या तो दे देगा। जैसे अगर लेन देन कैसे करता है? तो अगर कम देना है तो दे देगा, और अगर कम लेना है तो ले लेगा, लेकिन अधिक देना होगा तो नहीं देगा। अधिक से क्या तात्पर्य है यहाँ ऐसे समझे। जैसे अगर 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास और ये 8 करना चाहता है, तो इसे तो 7 लेना पड़ेगा ना, 7 लेना पड़ेगा। कौन देगा? 1 दिखा के 7 मांगोगे, कोई देगा? नहीं देगा। इसलिए अब इसके पास आते हैं, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है और यह 1 कहता है भाई दे दो तो हमारा काम हो जाए, हमारे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो कहेगा कि हमको 7 तो कोई दे नहीं रहा है, तब से परेशान हूँ, चलो इसको दे देते हैं और छुट्टी करते हैं इस कक्षा का झमेले को। तो वो 1 अपना दे देता है। तो जब तक 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में रहते हैं तो वो ज़्यादातर ना अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। और जब 5, 6 और 7 रहते हैं तो वो ज़्यादातर ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं, क्योंकि इनको कम लेना है। तो या तो ये एक तरीका हो गया लेन देन का। तो जितना लेन देन करते हैं वो उसकी संयोजकता है। जैसे अगर इसके पास मान लो 2 और बढ़ा देते हैं, इसके बाहरी कक्षा में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने? 6। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। कितना लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो कितने हो जाएंगे? 8। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 2। जितना लिया, जितना दिया। चलो यहाँ पे इसके पास बाहरी कक्षा में ना 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस क्या करेगा? ये दे देगा। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 2। आप जितना देंगे वो धन होगा और जितना लेंगे वो ऋण होगा। वो चार्ज उसके ऊपर धन और ऋण का चढ़ेगा। देने पे धन का चार्ज चढ़ेगा और लेने पे ऋण का चार्ज चढ़ेगा, लेकिन संयोजकता तो 2 ही होगी। संयोजकता ना धन होती है ना ऋण होती है। संयोजकता मतलब 2 बस। ठीक, चार्जेस अलग अलग होंगे। चलो तो ये हो गया। अब हमारे पास एक विकल्प ऐसा भी हो सकता है कि हमको लेन देन ना करना हो, साझा करना पड़े। साझा, वो साझा कब करता है वो बाद में हम बताएंगे आपको, अब ये वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी। तो साझा भी करना पड़ता है कभी कभी। जैसे मान लो हमारे पास मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ उसे आप समझने की कोशिश करिए। इनके पास
इतने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। और एक और परमाणु आ गया जिसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कह रहे हैं भाई मेरे पास 7 है, तुम एक दे दो, तो कहेगा कि मेरे पास भी 7 है, तुम भी एक दे दो, तो कोई दे नहीं पाएगा क्योंकि दोनों के पास एक एक की कमी है। ऐसे में ना जब दोनों के पास एक एक की कमी रहती है तो वो दोनों साझा कर लेते हैं। 2 2 की कमी होगी तो 2 2 का साझा कर लेंगे, 3 3 की कमी होगी तो 3 3 का साझा कर लेंगे, और इस तरह से साझा होता है जब दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और दोनों को 8 पूरा करना होता है। तो ऐसे को जितने का साझा किया जाता है एक तरफ से, वह उसकी संयोजकता होती है। इसके तरफ से 3 का साझा किया गया तो इसकी 3 संयोजकता, इसकी भी 3 संयोजकता, ठीक। तो संयोजकता ये है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस लेसन को मोटे तौर पे समाप्त किया। अब मैं इसकी एक्सरसाइज पे जब आऊँगा ना तो वहाँ पे जो डिफ़िकल्टीज आएंगी, जो छोटी छोटी बातें आएंगी, उसका सॉल्यूशन हम आपको देंगे। तो अब हम इसका बाकी कंसेप्ट क्लियर करेंगे क्वेश्चन और आंसर के साथ, ठीक है, या लाइव क्लासेस में, जब हम आपका लाइव क्लास लेते हैं तब। ओके, थैंक यू।